बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ था। उस वफाकी काबीना के इजलास के बारे में कयास आराइयाँ की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से भी एजेंडे पर बातचीत होगी। लेकिन आज उसके बारे में बातचीत नहीं हुई। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ज़मन के अंदर रिलक्टेंट दिखाई देती है कि अगर यूं इस तरीक़ाकार के तहत पाबंदी लगाई जाएगी तो मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई भी किसी पर पाबंदी लगाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल कर लेगा जिसके पास अक्सरियत मौजूद होगी, और जो मजबूत होगा वो अपनी अपोजिशन को दबाने के लिए ऐसे इकदाम उठा लेगा। तो इस ज़मन के अंदर बड़ा सोच समझ के फैसला करना होगा। तो ये आज फिर जो है वफाकी काबीना के एजेंडे में ये बात जो है वो ज़ेर गौर नहीं आई। दूसरी तरफ वफाकी काबीना के इजलास में आज ये भी देखने को मिला है कि खुसूसी अदालतों के क़याम की मंजूरी दे दी गई है, और ये जो खुसूसी अदालतों का क़याम है ये SECP एक्ट के तहत इसकी मंजूरी दी गई है और खुसूसी अदालतें काम करेंगी। 9 मई के केसेस के हवाले से भी आज समातें हुई लाहौर हाई कोर्ट में, और वहाँ पे मौक़िफ़ रखा गया कि किन केसेस के अंदर गिरफ़्तारियाँ डाली गई थी और किन केसेस में 14 माह तक गिरफ़्तारियाँ ही नहीं डाली गई, 11 माह तक गिरफ़्तारियाँ नहीं डाली गई, उस बारे में भी बात हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है, और उन्होंने ये कहा है कि 24 घंटे तक हम जो है भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे और फिर अपने एहतजाज के दायरा कार को मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैला देंगे। और उन्होंने वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया है कि इस तरीके से अगर हमारे ख़िलाफ़ इक़दाम उठाने की कोशिश की जाती रही तो मुल्क के तूलो अर्ज़ में पुरअमन एहतजाज की जो कॉल हम देंगे उससे हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फॉर्म 47 पे बनी हुई हुकूमत जो है वो अपने फ़ैसलों के ऊपर नज़रसानी करे। राना सनाउल्लाह साहब ने फ्रांस के अंदर एक इजलास में ख़िताब करते हुए ये कहा कि अदम एतमाद किस तरीके से लाई गई। उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, और केसेस बनाने के बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान ने यह मुतालिबा किया कि इन सबको फांसी दो। तो उस ज़मन के अंदर वहाँ पे डेडलॉक पैदा हुआ जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद आई। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते आप आज जो तकारीर हुई हैं, अगर आप कहें तो आपकी बात से पहले वो शहबाज शरीफ साहब वाली गुफ्तगू सुनवा दें। मेरा ख्याल से वो सारी सुनवा दें। शहबाज शरीफ साहब का अपनी गुफ्तगू के अंदर क्या कहना है, और उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने 9 मई के मुजरिमान के हवाले से क्या राय रखी है, वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। इस डोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जुर्म साबित हो गया है, हो चुका है, होता आया है। हमारी आला अदलिया से मैं बड़ी अदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी, वरना तो आपको कल को तमाम दहशतगर्द जमातों को, सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दहशतगर्द जमातों को, सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट की भी उन्होंने इसके अंदर डिमांड की हुई है। राना साहब, दोनों हज़रात की गुफ्तगू आप सुन चुके हैं, क्या प्लान लगता है वफाकी हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यासर, गुफ्तगू तो मैं सुबह से इतनी सुन चुका हूँ, और आज मरियम औरंगज़ेब साहब का अचानक आना, आपने वो शॉर्ट भी निकालना था जो आखिर में एक सवाल हुआ था जिसके बाद उन्होंने कहा था आपसे मैं बाद में बात कर लूँगी। बात यह है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की इन्होंने आज बात की है कि इमरान खान क्यों नहीं पॉलीग्राफिक टेस्ट दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि जनाब वो सच का सच सब। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। किस किस का भला होना चाहिए? उन लोगों का भी होना चाहिए जो फार्म 47 लेकर आए हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए कि क्या आप इलेक्शन जीते हैं या नहीं जीते, क्या आपके पास फार्म 45 जेन्युइन है या नकली है, क्या आपको वोट पड़े थे या नहीं पड़े थे, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी शख्स हो। इमरान खान तो खैर इलेक्शन नहीं लड़ा, हर बंदे का होना चाहिए। ये भी होना चाहिए जनाब तोशा खाना का भी होना चाहिए, और ये अलगिरानी जो ट्रस्ट है इसका भी होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी उसका साइफर का भी होना चाहिए, और साइफर के साथ जो बाकी मामलात हैं कि जनाब आपको पाकिस्तान किसने बुलाया, किस तरीके से आप पाकिस्तान आए, इसका भी टेस्ट होना चाहिए। 2024-2018 वाली बात का हवाला दे रहे हैं। हाँ जरा, कैप्टन सफदर साहब कौन है ये पता है ना? कैप्टन सफदर साहब कौन है? दामाद है मियां नवाज शरीफ साहब के, और मरियम नवाज शरीफ साहब के उनके मियां साहब है, खामन साहब है। हाँ जी, जरा उनका सवाल अगर आप सुन लें। नहीं वो सर, मैं क्यों? तो पहले तो मैं ये करूँ, सवाल करूंगा इस हुकूमत से कि इन पर दफ़ा कौन सी लगती है।
हद तक इज्जत लगती इनका है। इन पर आर्टिकल कौन सा लगता है? और अगर ये सच बोल रहे हैं, अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर क्या है? अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर इन पर क्या लगती है? अगर इस वजह से इन पर कोई दफा नहीं लगती कि जनाब ये वज़ीर आला पंजाब के खामिद है, मियाँ नवाज शरीफ के दामाद हैं, तो फिर इंसाफ कहीं नहीं है। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को भी इस बात पे सोचना चाहिए, और वज़ीर आज़म इनके चचा ससुर हैं। चचा ससुर हैं, उनको भी सोचना चाहिए। आगे आप आ जाए ज़रा, ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है ना यार, ये सबको हो जाना चाहिए यार सर, ताकि इस दुनिया में क्या इस मुल्क के अंदर सच और झूठ सामने आ जाना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम उम्मीदवारों का, उन तमाम जीत कर आने वालों का, उन तमाम लोगों का, चाहे वो किसी भी सीट पर बैठे हैं, इवन मियाँ साहब का भी होना चाहिए। इवन मैं समझता हूं कि यहाँ नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, सबका होना चाहिए, ताकि चीज़ें तो सामने आ जाए ना। और ये होना भी सारा ऑन कैमरा चाहिए, बिल्कुल कैमरे के सामने होना चाहिए, लाइव दिखाना चाहिए सबको कि सच क्या है, झूठ क्या है, कौन किस तरह इलेक्शन जीता है, कौन किस तरह इलेक्शन नहीं जीता, कौन। अच्छा ये भी होना चाहिए कि वाकई मियाँ साहब को कोई लेने गया, मियाँ साहब बीमार थे, जब मियाँ साहब पाकिस्तान से गए मियाँ साहब बीमार थे, मियाँ साहब अचानक तंदुरुस्त किस तरह हो गए, हर चीज़ का होना चाहिए। मरियम साहबा खामोश क्यों रही, इसका भी होना चाहिए। इमरान खान ने कहाँ क्या डील की, इसका भी होना चाहिए। किसने धरना, इस्लामाबाद का एक लंबा धरना इमरान खान ने किसके कहने पे दिया, इसका भी होना चाहिए। यानी कच्चा चिट्ठा पूरा खोलना, मैं कह रहा सारा खोलना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप कह दें कि एक का टेस्ट होना चाहिए? भाई नहीं नहीं, सब होना चाहिए, ताकि इस कौम को पता चले झूठ कहां पे है, सच कहां पे है, फॉर्म 45 कहां पे है, फॉर्म 47 कहां पे है, कौन बीमारी के बहाने बाहर गया, कौन बीमारी के बहाने बाहर नहीं गया, कौन सच्चा था, कौन झूठा था, ये सारा होना चाहिए यार। बल्कि लियाकत चट्टे को लेके उसका भी ये पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए और उसका भी सरेआम दिखाना चाहिए। ये कैप्टन सफदर को बुला के इसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। राना साहब, उसके नताइज के ऊपर कौन यकीन करेगा? कोई फिर कह देगा जी इसके आसाब बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इस वजह से आसाब तो इनके इतने मजबूत है कि साढ़े साहब को आते हैं, सियासतदानों के साहब बहुत मजबूत है या इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। साहब तो है ही इनके, आपके मेरे कहाँ पे साहब है? साढ़े साहब ने इन्होंने हता कर छड़े ने, बेरा गरक कर छड़े आवाम का। मुझे एक बात बता दें, ये जो आज कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, सुबह उठते हैं ना, सुबह उठ के टीवी लगाता हूं मैं, तो सामने पता क्या चलता है? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने लगी है, और 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी कर छड़ दिन हो रहे अड्डे वेले ने। उसके बाद एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6 रात तक यही सुनता था। कोई नहीं ये कह रहा, कोई गया वज़ीर आला साहब गई, कोई शख्स गया उन 2 भाइयों में जिनके घर जो आपस में लड़ पड़े बिजली के बिल पे, और बिल कितना था आपने वो बिल देखा ना, कल आपने तस्करा किया जी। किसी को शर्म आई? कोई गया उनके घर, किसी ने जाके ताज़ियत की? क्यों जाएंगे, वो उन्हीं को तो मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह, जाना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था, जाके उनकी दादरसी करते। इनको ये पता नहीं है कि गेम सबके हाथ से निकलने वाली है यासर साहब, इनको ये नहीं पता, ये भूल में है। ये जो एकदम शोर मच गया ना IPBs का, ये शोर मचा नहीं, शोर मचाया गया है, बल्कि मचवाया गया है, तैयार करवाया गया है। और जब पता है इनको उस वक्त लग रहा है जब इनके क्रेडिट में नहीं, क्रेडिट में किसी और के सब कुछ जाएगा और फिर सब घर को जाएंगे। इनके तो बीच में से नाम निकल आएंगे यार। नहीं यार, वो तो गन्ने के फोक से बनाते, क्या ऐसे लगे हुए यार, आप शरीफ लोग हैं सारे यार। तो वो जो 2023 अगर वो यार हमारा कोई खून चूसता है अगर हमारा खून कोई, इसलिए कि हमारे अंदर खून है बहुत ज्यादा ना, वो जमा करते हैं, जमा करते हैं यार। क्या हो गया आपको, करने दे उन्हें, क्योंकि हमने हमारे आखिरी कतरे तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है जी। हमारे मुल्क के सियासतदान, हमारे मुल्क के हुक्मरान सुन लें जी, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये कौम खून के आखिरी कतरे तक कुर्बानी देगी। इस कौम को रखा ही कुर्बानी देने के लिए है। जब दिल चाहे जिसको मर्जी जाए पकड़ा हम में से और इसे कुर्बान कर दिया, इसलिए कि हम है ही, इसलिए हमें रखा ही इसलिए गया है। बिजली के बिलों पे कुर्बानी हमने दी है, गैस के बिलों पे कुर्बानी हमने दी है, महंगी सब्जियों पे कुर्बानी हमने दी है। मुझे तो फिर वो तकरीर मैं रोजाना खुदा की कसम सुनता हूँ, 4 रुपए की रोटी मैं रोजाना तकरीर सुनता हूँ। लूप पे लगाई, 10, हाँ बिल पे लूप पे लगाई हुई, 10 रुपए किलो सब्जी मिलेगी।
हमें इसी बीच ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खलील ताहिर सिंधु साहब। खलील ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खलील ताहिर साहब, बात हो रही है महंगाई के हवाले से कि बिजली के बिलों को इस हद तक आवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है कि पिछले माह कर्ब के अंदर आवाम मुब्तला थे, कुछ चीखे हैं, फिर खामोशी इख्तियार कर गए, और अब सूरत हाल ये आन पहुंची है कि भाई भाई का गला काट रहा है इस वजह से कि एक दूसरे को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि बिजली महंगी होने के बाद तुमने ज़्यादा इस्तेमाल की, तुमने ज़्यादा इस्तेमाल की। हुकूमत इस ज़मन के अंदर क्या उन लोगों की दादरसी करेगी जो होती हुई दिखाई नहीं दे रही? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, खासतौर पे अपने भाई का। बड़े गुस्से में होते हैं हमेशा, लेकिन हमारे तो उस्तादों की तरह है राणा अजीम साहब। इन्होंने बहुत कुछ हमने इनसे सीखा हुआ है, इनको पता है। और सारी इससे पॉलिटिक्स का भी 4 दफा मिनिस्टर पंजाब में भी रहा हूँ, अब सेनेटर बना दिया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जो राणा साहब भी कर रहे थे, उनकी ये अंदर का जो एक, ये नहीं कि वो किसी के साथ कोई एनिमिटी है या एनिमोस्टिक फीलिंग्स है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि वाकई बहुत महंगाई हो चुकी है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम सबको इज्तिमाई तौर पर ये देखना पड़ेगा। एक लफ्ज होता है जब हम पढ़ते थे कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सैको सबाक के हवाले से कि क्या रीजंस क्या बनी, क्या 2017 के बाद क्या हुआ, क्या ऐसा कि जो पाकिस्तान में चीजें जो थी इस कदर आसमान से बातें करने लगी। वाकई एक आम आदमी जो कॉमन मैन है, उसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। जिस केस की आप बात करें, कल मैंने देखा गुजरांवाला में एक भाई ने अपने भाई को मार दिया। तो मगर इस हद तक बात पहुंच जाए तो ये क़यामत से कम नहीं है। लेकिन इसके लिए अब हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? इसमें हाल सिर्फ यही है कि जो भी जिस तरह से भी होता है, हालांकि ये जाते जाते वो जब शेखर शी ने कहा, राणा साहब को याद होगा कि हम बारूदी सुरंगें बचा के जा रहे हैं, फिर IMF से उन्होंने वादा कैंसिल किया, व्हाटएवर। अच्छा, IMF क्यों जरूरी है एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ? कि ये जो एक हमारे लिए जरूरी इसलिए कि जब तक वो स्टेप नहीं करता हमारे साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बाकी कोई दोस्त मुल्क भी हमें कर्जा नहीं दे सकता या किसी तरीके से कोई तजारत नहीं होती। हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और स्पेशली ये जो बिजली की बात आप कर रहे हैं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। 200 यूनिट का कल मैंने बिल देखा, कश्मीर का किसी ने मुझे भेजा। राइटली आई एम इन लंदन, लेकिन राणा अजीम साहब का हुक्म था, मैंने कहा जी मैं डेफिनेट आऊंगा। तो वहाँ पे 595 रुपए बिल था, 200 यूनिट और 199 यूनिट। हाँ, ये इसको इस तरीके से जरूर हो, मैकेनिज्म के जो भी है इसको ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा और मिनिस्टर वापडा जो उनको देखना पड़ेगा कि मतलब आम आदमी जो है उसके लिए क्या किया जा सकता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इसमें क्या करें, कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा भी कुछ देर के लिए जी। हालांकि बहुत सारी चीजों में मैडम मरियम ने, CM साहबा ने बहुत सारी अपना ड्रास्टिक जो चेंजेस हैं वो लेके आई हैं और बड़ा वेहीमेंटली काम कर रही हैं कॉमन मैन के लिए सब कुछ। लेकिन ये बहुत बड़ा एक अलमिया है और मैं इसमें एग्री करता हूँ वेहीमेंटली आपके साथ कि इसके लिए क्या किया जा सकता है कि मतलब ये। लेकिन हाँ, कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है, ये जो टैक्स नेटवर्क का है, इसमें राणा साहब भी जानते हैं, सर आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बैंकों में पैसे नहीं रखते, यहाँ से बिजनेस निकाल के अपना ले गए हैं। तो जब तक पूरे वर्ल्ड में, राइट नो आई एम सिटिंग इन लंदन, यहाँ पे भी देखिए आप जो भी टैक्स देता है इसलिए देता है ताकि उसकी जिंदगी खुशहाल हो। हमारे ये कल्चर ही परवान नहीं चढ़ा और शायद इसको असिस्ट भी किसी तरीके से गवर्नमेंटों ने किया होगा डेफिनेट। राणा अजीम साहब को पता है मेरा, और सर आपको भी, कि मेरा फैब्रिक नहीं कि मैं ऐसे किसी की तारीफ करता जाऊँ। नो नो, नॉट एट ऑल। ये जस्ट डेफिनेट हुआ होगा ऐसा, कहता तभी इस हालात तक, इस नहज तक हालात पहुंच चुके हैं। बट हलील ताहिर सिंधु साहब, क्योंकि आप हमेशा जब मिनिस्टर पंजाब में रहे, वफाक में आप गए हैं और आपने हमेशा राइट पे बात की और कई ऐसे मामलात पे भी आप खुल के सामने आ गए जो आपको अच्छे नहीं लगे, बेशक आपकी हुकूमत के जो भी हो। मुझे ये तो बता दे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे जी तहरीक अदम एतमाद के बाद जी, उसके बाद आहा चीमा साहब निगरान सेटअप में थे जी, फवाद अहमद फवाद साहब निगरान सेटअप में थे, बहुत से आपकी पार्टी से वाबस्तगी रखने वाले लोग थे। जी, तो आप सबको पता था कि बारूदी सुरंगें बिक चुकी हैं। इसके बावजूद भी मियाँ साहब जब तकारीर फरमाते थे रोटी 4 रुपये की, सब्जियाँ 10 रुपये की, बिजली का यूनिट इंतहाई सस्ता, क्या उस वक्त इन्हें इल्म नहीं था या फिर ये सारे सियासी नारे थे? राणा साहब, मैं बसात इतराम आपके कॉन्फिडेंशियल बात बताने लगा हूँ शायद, लेकिन बतानी चाहिए, आपको वैसे ही पता होता है हर चीज का, यू आर वेल अवेयर पर्सन। उस वक्त जब जिस रात आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई, तो बड़े मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि गवर्नमेंट तोड़ दी जाए और इस पे अभी नए इलेक्शन करवाए जाए, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ये थी कि अब लोग टकरे मार रहे थे, मतलब उस वक्त भी भूख की वजह से और ये सारा। तो उस वक्त अगर ये गवर्नमेंट वाकई डिसॉल्व कर दी जाती है, नए इलेक्शन आते हैं, फुल मैंडेट आप लेके आते हैं, तो शायद हालात फर्क होते। आई एम गोइंग टू एग्री विद यू। तो लेकिन मैं तो इस लेवल पे मेरी पहुंच नहीं है कि मैं वहां के फैसले कर सकूं या बदल सकूं। लेकिन इस बात का मुझे जरूर पता, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ऑन एयर,
कि बड़े मियाँ साहब ये चाहते थे कि जब कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस होगी या कामयाब, तो गवर्नमेंट को अभी नए सिरे से इलेक्शन करवा लेने चाहिए। तो ये शायद मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये हो जाता तो ज्यादा अच्छा था, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था। क्योंकि जब आप 2/3 मेजोरिटी के साथ किसी के पास जाएंगे, चाहे वो खान साहब हो, हम हो, कोई भी हो, तो आपका एक अंदाज भी बैठने का, बात करने का वो डिफरेंट होगा। तो ये मैं इतना सर कह सकता हूँ इस पर। खलील ताहिर सिंधु साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो आपकी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट करने के बाद बने। नवाज शरीफ साहब अगर मानसहरे से हारे हैं तो लाहौर से जीते भी हैं, यानी लाहौर से उनकी जीत का ऐलान तो हुआ। अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब कहते हैं कि घुटनों पे हाथ लगाए गए, लंदन जाके कहा गया कि इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी है, वापस आ जाएं। वापस आए तो उन्हीं कुव्वतों ने जानबूझ के हरवाया मानसहरा से ताकि ये चौथी बार वज़ीर आज़म न बने। इस बात को ही मान लिया जाए तो मानसहरा से हारे हैं, लाहौर से जीते हैं, मेंबर पार्लियामेंट तो अब भी हैं, वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? क्या सिर्फ मानसहरा से हारना वज़ीर आज़म ना बनने की दलील? देखिए जी, मियाँ नवाज शरीफ या कोई भी लीडर, जिस स्टेचर का लीडर हो, ज़ैड भुट्टो थे, मियाँ साहब थे, बेनज़ीर थी, इवन राइट नाउ कोई भी, आप तहरीक इंसाफ के कुछ बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी हैं, वेरी नाइस पीपल मेरे साथ बैठते हैं सेनेट में भी। तो जिस स्टेचर के वो लीडर थे, उनको तो तीनों दफा सर उनको निकाल दिया गया है। राणा अजीम साहब को तो पता ही, उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी इनके साथ था, जब उनकी हथकड़ी लगा के उनको जहाज में सीढ़ी उसके साथ ही बांध दिया गया, तो अपना सीट के साथ उन्होंने वापस भेज दिया गया। और फिर जिस तरह से मतलब ये सारे मसाइल आए, ये मेरे ख्याल है कोई पता नहीं ये कर्ज से लानत हो गई है या पता नहीं क्या हो गया है। तो वो कहते हैं ना कि मनीर इस मुल्क पे साया, सेब का साया है कि क्या है, ये हरकत तो है तेज तर मगर सफर आहिस्ता आहिस्ता। मियाँ नवाज शरीफ को अगर उन्होंने खुद वैसे नहीं लिए मतलब अपना कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे ज़हन में अब भी यही है कि यही रीजन थी उनकी कि मैं, चूंकि मुझे 2/3 मेजोरिटी उनके ज़हन में था, और जो 21 अक्टूबर का हमने जलसा किया, हमने उसके लिए बड़ी मेहनत की। मैं आपके इल्म में होगा, राणा अजीम साहब को तो पता है, क्योंकि हम इनसे रब्ता रखते हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ से पता नहीं कितनी बसें लेके आया, 21 दिन में वहाँ पे रहा, 22 दिन। तो ये लेकिन वो बात नहीं थी, मतलब लोगों ने, और जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि हाँ जी मैं हार गया हूँ, मैं जेन्युइन हारा हूँ, तो कुछ लोगों ने काम किया होगा, लेकिन अब क्या फर्क कह सकते हैं? क्या किसी इन सब के बगैर चला भी जा सकता है या नहीं चला जा सकता जी? ये भी मैं राणा अजीम साहब से बल्कि रहनुमाई चाहूंगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरीके से। अब मुझे तो जो वैसे मेरी जाती राय ये है कि सब कोई बैठ जाना चाहिए और सब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एक जगह पे बैठ के ये आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपने बात की है कि सबको बैठ जाना चाहिए इस वतन के लिए और सबको एक जगह इकट्ठे होना चाहिए। क्या ये बात, ये सोच आपकी पार्टी के अंदर भी होनी चाहिए और दूसरी सियासी जमातों में भी होनी चाहिए? क्या आप अपनी पार्टी में ऐसी बात करते हैं? जी मैं कर देता हूँ सर, आपको मेरा पता सर, जब मैं मिनिस्टर हेल्थ था और मैंने रिजाइन किया था, आपको पता है मैं कर देता हूँ सर, आगे मानना ना मानना, क्योंकि सर मैं उस बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कही है, मैं उस बात का नहीं जिम्मेदार जो अगले ने समझी है। तो मैं तो आपको पता जी, मैं चूंकि अपने दामन पे, और आप मुझे हमेशा मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, आपने हमेशा कहा कि चलो एक बात तो है ना कि हमारे भाई ने अपने ऊपर कोई ऐसा कोई दाग धब्बा नहीं लगने दिया, तो शुक्र है खुदावंद का। लेकिन मैं सर कह देता हूँ, बात का जो मुकालमा होता है उसको करना चाहिए। अब भी सारा का डायलॉग ना हुआ तो फिर शायद वो कहते हैं ना, इलामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, फिर मसला बहुत आगे निकल चुका होगा, बहुत बिगड़ चुका होगा। अच्छा खलील ताहिर साहब, जिस तरीके से आपके पुराने दोस्त हैं आसिफ किरमानी साहब, अब भी दोस्तों के पुराने दोस्त से मुराद ये है कि एक पुराना ताल्लुक है उनके साथ, वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ वो वाला नवाज शरीफ नहीं है कि जिसकी ज़ेर क़यादत हमने अपनी सियासत को चलाया था। उनकी बातों की तायीद करते हैं या आपको ये लगता है कि आसिफ किरमानी साहब इन दिनों मुगालते में? नहीं, मैं आसिफ किरमानी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं उनके बारे में कोई भी रिमार्क्स नहीं दूंगा, बल्कि मुझसे ज्यादा राणा साहब को जानते हैं, जब वो माल्टाउन 180 पे होते थे और सारा कुछ बहुत सारी चीजों का जो यहाँ पे नहीं की जा सकती, लेकिन उनका अपना एक है जी, मेरा उनसे एक अच्छा रिलेशन रहा है और अब भी है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। I will not give any statement neither in the favor nor in the against, लेकिन उनका को अपना एक्सपीरियंस होगा जी। लेकिन वो पार्टी के सेंटर रहे हैं 6 साल, हर चीज मतलब जो भी है, पहले भी मियाँ साहब ने बहुत रिस्पेक्ट दी है उनको। इसी तरह खाकान अब्बासी साहब हैं, जो उस वक्त भी उन्होंने चाहते तो मियाँ शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना सकते थे, लेकिन शाह खान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया। उनकी सिस्टर अभी हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की सेनेटर है, मेरे साथ वाली सीट पे बैठती हैं। तो ये बात नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ एक सच्चा और सुच्चा लीडर है, ये बात माननी पड़ेगी सर, ये वो खुशहाली का पैगंबर है, बट किसी को मौका तो दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि मियाँ साहब अब इस मौजूदा सियासी हालात से खुश हैं? और अभी आपने कहा कि तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में, ये कुछ होता तो हमें भी नज़र आ रहा है और ये बहुत जल्द होता नज़र आ रहा है, तो क्या ये सियासी जमातों को नज़र नहीं आ रहा? सर हम तो कहते हैं सर, हमने तो खान साहब से भी सबसे पहले, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने, राणा साहब
उनसे कहा था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लें, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। वो बल्कि कहते हैं कि मैं इन 3 जमातों के साथ बैठना ही नहीं चाहता। जिनसे सर वो बैठना चाहते राणा साहब, वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते। उनका 50% काम हो गया है कि मतलब ये मान गए हैं, वो नहीं मान रहे। सीधी सीधी बात है सर। इस हद तक जब चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं सर, सब जो आपका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हमको समझ सबको ही आ रही है सर। अभी मेरा जो ख्याल है कि कोई बिठाने वाला कौन हो, आज अब भी चाहिए मियां नवाज शरीफ, जरदारी साहब और इनको खान साहब को भी चाहिए कि सारे मिलके बैठ के कोई ना कोई अब भी हल निकल सकता सर। देयर आर सो मेनी गुड पीपल, दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट ऑफ द 9th May। देयर आर सो मेनी गुड पीपल जिन्होंने कंडेम किया उसको सर। तो इसलिए अब भी अगर ना हो, हाँ बाकी कुत्तों को उठा लेना चाहिए, कुछ भी नहीं सर बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लोग करते सर, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इंटरनेशनली कि गवर्नमेंट भी साथ होती है, जजेस भी बैठते हैं और आर्मी भी बैठती है। बजाय इसके कि हम करते करते सर, देखिए कॉमन मैन की तो बात हो नहीं रही। फिर भी जो आपने कहा, मैं आपकी बात को दोबारा आपको सेकंड स्टेज सर कर रहा हूँ राणा अजीम साहब, कि कॉमन मैन की बात हो ना, जिसने बेचारे जिसके लिए मुल्क बना है, जिसने जीना है, जिसने यहाँ पे मरना है, जिसने यहाँ पे दफन होना है, अगर उसका मतलब अपना जिस्म और रूह का रिश्ता ही बरकरार नहीं रख सकते हम, तो फिर व्हाट इज द बेनिफिट। अच्छा खलील ताहिर साहब, एक चीज़ बताइएगा, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने फ्रांस के अंदर ये बात की है कि जब हमारे ऊपर मुकदमात बनाए गए थे और हम पाबंदे सलासिल थे, तो उस वक्त स्टैब्लिशमेंट को इमरान खान ये कह रहे थे कि इनको फांसियां दो, जिसकी बुनियाद के ऊपर क्लैश बना और अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। ये बात अब मंजर आम पे आई है। हाँ, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि राणा साहब पे जो केस बना हुआ है उसकी सजा तो फांसी बनती है, लेकिन दीगर की बात नहीं हुई थी। राणा साहब अब आके जो इसका इंकशाफ कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या जेन्युइन है? नहीं सर, ये जेन्युइन इसलिए है कि मैं आई वाज द लॉयर ऑफ द राणा साहब, और आपके बहुत सारे एंकर्स ने, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया पर्संस, आप मीडिया हमारे माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ है, आप सब ने लिखा भी था, सब कुछ लिखा, और जो भी लिखा कि वो बेगना, और वाकई कोई और उस पे केस डाल देते तो शायद लोग मान जाते। ये ना हजम होने वाला केस था। लेकिन इस लेवल पे चले जाना कि आप उनको अगर मतलब जो जिस कमरा था उसके साथ पूरी जेल की रोटियां पकती थी, वो कमरा उनको गर्म कमरा दिया हुआ था, और नीचे चीनी फेंक देते थे आके रात को इसको कीड़ियां लड़े आके ना। इस हद तक मुझे नहीं पता वाई इमरान खान इज सो सैडिस्ट कि इस लेवल पे चले जाना। वो खुद तो देखे ना, हमें तो कोई इतराज नहीं। लोग कहते हैं जी फलां खा रहे हैं, फलां खा रहे हैं, भाई ये माइनर बातें, बैठी बातें हैं, ठीक है उस आपका वज़ीर आज़म, मगर उसको सहूलियत मिली है, बेशक और दे दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बात नहीं है, हर इंसान को हम एक दूसरे को एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए, बर्दाश्त ना करें, एक्सेप्ट कर लें। टॉलरेंस बाद में आती है, एक्सेप्टेंस पहले आती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि वो राणा सनाउल्लाह को अपने राह से हटाना चाहता था हर तरीके से, ये राणा साहब ने मुझे भी बताया था, और इसमें और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कभी आता हूँ वापस तो राणा साहब से बैठ के एक करके प्रेस क्लब के पकौड़े खा लेंगे, दूसरा बताऊंगा बहुत सारी बातें। उस वक्त का इंतजार है कि आए तो फिर मजीद उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो जो बातें वफाकी हुकूमत कह रही है, वफाकी हुकूमत के इशारे क्या दिखाई देते हैं? राणा साहब कोई इतना शातिर भी हो सकता है कि जुर्म का इनका एतराफ़ कर ले माफ़ी के लिए? पाकिस्तान में अपनी 2 सूबाई हुकूमतें किसने कुर्बान की? इमरान खान ने। अपनी हुकूमत, वफाकी हुकूमत से आपने रिज़ाइन दे के कौन निकला? इमरान खान। आप कह रहे हैं कि जनाब, आप ख्वाहिश साहब फरमा रहे हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, कि वो तो इक़्तिदार की मछली है और उसके बगैर तो वो रह ही नहीं सकते। उस शख्स ने तो साबित किया है कि वो इक़्तिदार के बगैर रह सकता है, और उसने जो इलेक्शन जीता है वो इक़्तिदार के बगैर जीता है। पाकिस्तान में 8 फरवरी का जो इलेक्शन था, 8 फरवरी की जो 8 फरवरी का जो रेफरेंडम था, 8 फरवरी को जो लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, वो तो इसके इक़्तिदार के बगैर था। जेल में वो बंद था। उसकी तहरीक इंसाफ पर असल पाबंदी उस वक्त थी। यासर साहब, ये तहरीक इंसाफ पर अब पाबंदी लगने नहीं जा रही। तहरीक इंसाफ पर तो असल पाबंदी उस वक्त थी जब तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लेने दिया जा रहा था, तहरीक इंसाफ का परचम नहीं लहराने दिया जा रहा था, तहरीक इंसाफ का इंतहाबी निशान उनके पास नहीं था। कोई शख्स अपने परचम पे तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार नहीं लिखा सकता था। कोई शख्स अपनी पर्ची पे, अपने स्टिकर पे ये बात नहीं लिखा सकता था। असल पाबंदी तो तहरीक इंसाफ पर 8 फरवरी से पहले थी, और उस पाबंदी के बावजूद भी तहरीक इंसाफ जीती, भारी अक्सरियत से जीती। और जहां पर तहरीक इंसाफ को हराया गया या तहरीक इंसाफ हारी, जो भी आप कह लें, वहां पे मार्जिन क्या था? 1200, 450, 3000, 2000, और जब उसके बाद ओवरऑल देखा गया तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को निकली तहरीक इंसाफ। नहीं, 18 28 हजार का भी फर्क था। चले मैं कहना 40 हजार का फर्क लगा ले, उल्टा कर दिया गया ना। चले मैं कहना उल्टा वो तो उल्टा करने में तो ये मास्टर है ना।
ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूँ कि ये सारा था ना, तो उसके बाद ओवरऑल वोट देखें, पाकिस्तान के कितने % लोग हैं जिन्होंने इमरान खान पर, उसकी जमात पर एतमाद का इजहार किया, और कितने % लोग वो हैं जिन्होंने तमाम वसाइल लेकर इलेक्शन लड़ने वालों पर एतमाद किया है। तो इसलिए ये बात कहना कि जनाब वो इक़्तिदार के दरिया की मछली है, एक मिनट के लिए भी इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकती, अगर वो इक़्तिदार के बगैर ना रह रही होती तो अब से बहुत देर पहले बहुत से मामला सेटल हो चुके होते और बहुत से मामला ठीक हो चुके होते। ये बात ख्वाजा साहब को भी पता है, ये बात ख्वाजा साहब से सवाल करने वालों को भी पता है, और ये बात सुनने वालों को भी पता है। ये बड़ी क्लियर सी बात है। एक बात तो बड़ी क्लियर है यासर साहब, मैं अक्सर जब सुनता हूं ना ये बात कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, मुझे ये तो बता दें तहरीक इंसाफ पर पाबंदी खत्म कब हुई है, बता दें मुझे। तहरीक इंसाफ का दफ्तर खुले आप सील कर देते हैं, आप उस पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं जो आज तक की सफर में नहीं होती। उसके बाद तहरीक इंसाफ किसी जगह जलसा करने लगे, आप उसको उल्ट देते हैं। तहरीक इंसाफ जुलूस की अनाउंसमेंट करें, आप गिरफ्तारियां कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो रैली निकालने की कोशिश करे, आप 144 लगा देते हैं। आप तहरीक इंसाफ जो है वो किसी जगह कैंप लगाने की कोशिश करे, आप कैंप उखाड़ देते हैं। तहरीक इंसाफ का अगर किसी होटल में कन्वेंशन करने की कोशिश करे, आप होटल के मैनेजर को उठा के ले जाते हैं। तहरीक इंसाफ किसी जगह जलसा करने की कोशिश करे, आप वहां पानी छोड़ देते हैं। अब एक तहरीक इंसाफ पाबंदी यही होती है ना, अब पाबंदी तो आपने लगा दी हुई है, पाबंदी तो आपने पिछले कई अरसे से उस पर लगाई हुई है, अब आपने कौन सी पाबंदी लगानी है? ये मेरी तो समझ से ये बाहर है बिल्कुल। आप मुझे समझा दें यासर साहब, क्या इसके अलावा कोई पाबंदी लगनी है? जब निशान आपके पास नहीं, जब परचम आपके पास नहीं, जब नाम आपके पास नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब नाम दिया है तो आप और मैं भी तहरीक इंसाफ कहना शुरू हो गए हैं। नहीं तो ताड़े तो मेरे मुंह जो छाले निकलते सन, इसी था ना, इसी तरह था ना जनाब। सच क्या देना चाहिए था ना सानू, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। कोई बात नहीं, हमारे हिस्से में आ गई है तो क्या करेंगे। बात यह है कि अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक सर्टिफिकेट मिल गया, अब अगर ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाती तो मैं आपको लिख के देता हूं, इतना शोर ही नहीं मचना था, कुछ भी नहीं होना था। रोला तो सारा है कि तहरीक इंसाफ आ गई, और किसी चीज का रोला नहीं है और किसी चीज का मामला नहीं है, सिर्फ इस मामले पे आगे ये सारा कुछ हुआ। यासर साहब, अगर कोई और मामला होता तो बोलता तो पाबंदी तो लगी हुई है भाई, अब तो पाबंदी हटनी चाहिए। अच्छा, वो पाबंदी किस तरह हटेगी? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अगर कल अमल दरामद हो गया तो ठीक है, नहीं अमल दरामद हुआ तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जैसा पावरफुल अदारा एक दफा फिर नशिस्तों हो गया। अभी तो इब्तदाई तौर पे वो अराकीन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत होना है, मखसूस नशिस्तों का तो दूसरा सेटअप है, इनको तो इसके ऊपर ही परेशानी हो रही है। ये फैसल वावडा साहब ने मखसूस नशिस्तों के मौक़िफ़ अपनाया। साहब, ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है या किसी और ने करना है? वो कहते हैं जी एंड ऑफ द डे मायूसी है इमरान खान के लिए मखसूस नशिस्तों पे। इसका जवाब भी आपके पास है, सवाल भी आपके पास है। नहीं सर, मेरा काम सर, मैं सवाल है, बात यह है कि अगर तो यही फैसला होना है जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, फिर इलेक्शन कमीशन को रिज़ाइन दे देना चाहिए कि अगर उनके फैसले बाहर बोलते हैं और वक्त से पहले बोलते हैं, वक्त से पहले लोगों के इल्म होता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन नहीं कोई और फैसला कर रहा है, कोई जर्नलिस्ट फैसला कर रहा है, कोई सियासी जमात फैसला कर रही है। बात यह है कि कोई तज्जियाकार फैसला कर रहा है, और अगर ऐसा फैसला नहीं है तो इसका कल तक पता चल जाएगा। हमारे तो अक्सर अब ऐसा भी होता है कि जजेस फैसला दे दें तो बाद में स्क्रीनशॉट्स किसी और के एक्सपर्ट्स के, टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे सहाफ़ियों में, उनके स्क्रीनशॉट्स लगाए जाते हैं और नीचे लिखा जाता है एक और इख्तलाफी नोट सामने आ गया। तो हमारे यहाँ तो उनको फैसले पहले भी पता होते हैं और फैसले आने पे इख्तलाफी नोट भी पता होता है। बात यह है कि जो भी है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक अदारा जो होता है ना वो बड़ा मोतबर होता है और एक अदारे की एक बड़ी इज़्ज़त होती है, एक बड़ा एहतराम होता है। अगर आप अदारों के फ़ैसलों को वक्त से पहले बाहर लाना शुरू कर दें तो इसका मतलब बड़ा क्लियर सा है यासर साहब के अदारे नहीं, फ़ैसला कहीं और से हो रहा है, और जब अदारों के अंदर से नहीं कहीं और से फैसले होना शुरू हो जाएं तो फिर अदारे भी बर्बाद हो जाते हैं, फ़ैसले भी जो हैं मुतनाज़ा हो जाते हैं। फिर उन फैसलों पे इज़्ज़त की बजाय, उन फैसलों पे रिस्पेक्ट की बजाय, उन फैसलों पे अवाम की पज़ाराई की बजाय फिर अवाम की नफ़रत का इजहार होता है। रोज़ाना एक ही टारगेट के ऊपर मुख्तलिफ निशानात लगाए जाते हैं और ये कब तक लगाए जाते रहेंगे? एक सवाल है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ना ऊपर मज़ीद बात होगी, कहीं नहीं जाएगी। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वहाँ के जो अरकान असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करना चाहते थे, 105 तकरीबन इधर पंजाब से हैं जिन्होंने अपने बयान हल्फी जो हैं वो आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवा दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के भी अरकान ने जमा करवा दिए हैं और ये उस क्लेम के बाद जमा करवाए गए कि जिसमें ये कहा गया कि रऊफ़ हसन की गिरफ्तारी के लिए जो छापा मारा गया था उसी में ये बयान हल्फी भी उनके मौजूद थे और वो बयान हल्फी साथ ले गए, फिर दोबारा ये बयान हल्फी मंगवा के ये जमा करवाए गए हैं। मखसूस नशस्तों के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग क्या है, भूख हड़ताली कैंप के जो दायरा कार है उसको किस हद तक वसी किया जाएगा, क्या प्लानिंग रखी जाएगी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिमाबिया ताहिर साहिबा ने। बहुत शुक्रिया सिमाबिया साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अभी जो सूरत हाल चल रही है, कल का दिन है, कल के दिन तक आपने वो तमाम बयान हल्फी जमा करवाने थे कि अब तक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली सभी के अरकान के बयान हल्फी जमा हो चुके हैं या कोई शख्सियत ऐसी रहती है कि जिसके बयान हल्फी अभी तक जमा नहीं हो सके किसी खास वजह की बुनियाद पे? थैंक यू सो मच जी। बात यह है कि जहाँ तक बयान हल्फी जमा करवाने की बात है, आपको पता है कि सेक्रेटेरिएट पे जो हमारे जो है क्रैक डाउन किया गया, एक इलीगल क्रैक डाउन, और उसमें जो है हमारी सारे कंप्यूटर्स और बाकी चीज़ें भी जो है ये ले गए जो हमारे बयान हल्फी वहाँ मौजूद थे, वो भी सब उस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर साहब जो है ही इज द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। उसकी रीज़न ये है कि वही इन चीज़ों को देख रहे हैं और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हम वक्त पे जो है अपनी तमाम चीज़ें जो है वो पूरी कर लेंगे। और जहाँ तक बात है हमारे अरकान की, तो हमारे अरकान जो है चाहे जितना मर्जी उन्हें डराया धमकाया जाए, जो मर्जी है किया जाए, ये तो इन लोगों पे अब साबित हो चुकी है चीज़ कि ये इमरान खान के टाइगर्स और टाइग्रेसेस हैं जो इनके कुछ भी करने से, चाहे ये जितनी मर्जी है फसाइयत बर्पा करके रखें, उसके बावजूद जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। और अगर इन्होंने वो सब कुछ वहाँ से ले भी गए तो उसके बावजूद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी MPAs हैं, जो हमारे MNAs हैं, वो जो हैं इस पे अपने बयान हल्फी जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब के पास दोबारा से जो है उन लोगों ने जमा करवाए हैं और इलेक्शन कमीशन में जो है इंशाअल्लाह ताला वो सबमिट कुछ हो भी चुके हैं और कुछ जो है वो हो जाएंगे, बिकॉज स्टिल वी हैव टाइम। सुनने में आया कि आपके 3 जो अरकान असम्बली हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, उनमें से एक रुकन असम्बली ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। देखिए जी, इस तरह की ये जो खबरें होती हैं ना, ये मेरे ख्याल में सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसी इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे इंशाअल्लाह ताला तमाम अरकान जो हैं उनके बयान हल्फी जो है वो जमा होंगे और वो मिल जाएंगे। देखिए अगर कोई बाहर है तो उसके बावजूद वो वहाँ से, अब हमारे लिए बड़ा इजी है, हम जो है व्हाट्सएप के जरिए, हम किसी और उसके जरिए जो है हम वो मंगवा सकते हैं और वो हमारे पास आ जाएंगे और हम जमा करवा देंगे। अच्छा सिमाबिया साहिबा, वीडियोज हमारे जो अरकान असेंबली है उन्होंने अपनी वीडियोज जो है वो भी रिकॉर्ड करवाई हुई हैं कि ताकि अगर किसी तरह से भी इलेक्शन कमीशन या जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो अगर कोई जो है किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन रेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है आंसर हमारे पास मौजूद होगा उन वीडियोज की सूरत में इंशाअल्लाह। अच्छा सिमाबिया साहिबा, ये बताइएगा कि अभी जो आप भूख हड़ताली कैंप लगा रही हैं, आज के दिन वो जो अंजुम ताहिर हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनके ऊपर हमला किया गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। वो जो कारकुन है PTI की, वो ये क्लेम करती हैं कि ये खान के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो इस वाक़े को आप कंडम करेंगी या फिर मौजूदा हुकूमत को कहेंगी कि वो अपने अरकान को संभाले इस तरह के बयानात देने से? देखिए मैं इससे, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस इंसिडेंट, उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जो हैं आज अपनी रिजर्व सीट्स के हवाले से जो है हम जरा बिजी थे, तो मैं चूंकि मुझे इस वाक़े की कोई नॉलेज नहीं है तो आई वोंट कमेंट ऑन दिस। लेकिन ये कि मैं इससे एक जनरल कमेंट ज़रूर करना चाहूँगी कि देखें हमें इस वक्त जो है बड़े सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। असल में ये इतने डर चुके हुए, इतने खौफज़दा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि इनको अपनी जो हार है वो नज़र आ रही है अपनी आंखों के सामने। इसलिए इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है ये अपना रहे हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कामयाब नहीं होने देगी इन चीज़ों को। आई थिंक कि ग्रेसफुली जो है इन लोगों को एडमिट कर लेना चाहिए, इनको मान लेना चाहिए कि ये हार चुके हैं और इनकी जो हुकूमत है वो जाली मैंडेट पे जो है वो मबनी है।
और इमरान खान साहब को कैदी नंबर 804 को जिन्होंने जो है गलत बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगा के झूठे केसेस बना के और बोगस केसेस में जो है इमरान खान को इन्होंने जिस तरह से जेल के अंदर रखा हुआ है, तो अब इन्हें इमरान खान साहब को बाहर जो है भेज देना चाहिए, उनकी रिहाई को मुमकिन बना देना चाहिए, क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए कि इमरान खान जो है वही एक्चुअली जो है वो गवर्नमेंट के हकदार हैं और अब कौम ने जो है वो उन्हें एक्चुअल मैंडेट दिया है और जो है उन्हीं तमाम अरकान का जो है वो असेंबली में बैठना उनका हक बनता है कि जिनको अवाम ने मैंडेट दे के भेजा है। सिमाबिया साहबा, आप उस कमेटी की मेंबर है जिन्होंने ख़वातीन के नामों को फाइनल करना है। खान साहब ने आप पर भी 3 रुकनी कमेटी में आप भी शामिल हैं। एक लिस्ट जो सोशल मीडिया पे चल रही है, क्या वो लिस्ट दुरुस्त है? एक तो ये कर दें, और दूसरा क्या आप हमें बताना पसंद फरमाएंगी कि या डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, रेहाना डार हो गई, क्या ये कौमी में आ रहे हैं कि सूबाई में आ रहे हैं? देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग खान साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि कंवल, जरताज और मुझे जो है उन्होंने इस कमेटी का हिस्सा बनाया और हम पे ये जिम्मेदारी डाली। लेकिन उसके बाद मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो फाइनल डिसीजन है वो इमरान खान साहब ने लेना है। हम तीनों उनके पास लिस्ट लेके जाएंगे और हम तमाम जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी जो तमाम ख़वातीन हैं, हम उनके नाम जो हैं इन लिस्टों में शामिल करेंगे कि जिन ख़वातीन की कुर्बानियाँ हैं, जो जेलों में रही हैं, जो हमारे जितने भी हमारे एक्स एमपीज MNAs हैं और उसके अलावा हमारी वो वर्कर्स ख़वातीन कि जिन्होंने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं पार्टी के लिए और इस मुल्क के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला वो हम खान साहब के पास लेके जाएंगे और खान साहब जो है वो उनको अप्रूव करेंगे। खान साहब जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सिमाबिया साहब ये बताइएगा, कंवल शोजब साहिबा ने अभी सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लेम किया कि बहुत सारी ख़वातीन अरकान ऐसी हैं कि जिन्होंने उस वक्त जदोजहद नहीं की, उस वक्त खामोश बैठी रही, फिर नए लोग आए, उन्होंने जदोजहद की, अब उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए वो अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर जाहिर कर रही हैं। क्या ऐसी कोई रेफ्ट या इस तरह की कोई पोलराइजेशन पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है? देखिए नहीं, बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है ऐसी। और एक बात याद रखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये हर पार्टी में होती हैं, ये हुस्न होता है, ठीक है। इख्तलाफात होते हैं आपके आपस में, आप एक दूसरे से जो है वो करते हैं, मगर डेफिनेटली हमारी कोशिश ये है कि खान साहब ने जो हमसे जिम्मेदारी डाली है हम उसको एहसन तरीके से पूरा करके और हम बेहतरीन ख़वातीन को जो है वो लेके आए असेंबलीज में कि जो वहाँ पर इमरान खान साहब पाकिस्तान के नजरिए के साथ जो है खड़ी हो और वो वहाँ पर इमरान खान और पाकिस्तान की आवाज़ बने इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक लिस्ट की बात है, एक सिमाबिया साहब, एक बड़ा सवाल जो कौम जानना चाहती है, क्या इस लिस्ट में खान साहब की फैमिली से भी कोई है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि जिसको इमरान खान साहब ने हर मौरूसी उससे जो है वो फ्री रखा हुआ है और बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम ख़वातीन जो आप असेंबली में देखेंगे इंशाल्लाह, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो, पंजाब, KP जो भी हो, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला आपको वो ख़वातीन नजर आएंगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर्स हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो जेल में ख़वातीन रही हैं, जो हमारे एक्स MPs MNAs हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो होंगे वहाँ पर, उसमें शामिल होंगे लिस्ट में कि जिन्होंने चट्टान की तरह, जो आहनी दीवार की तरह जो है वो खड़े रहे हैं बिल्कुल। तो इंशाल्लाह कोई ऐसा फैमिली मेंबर या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इमरान खान साहब इन चीज़ों को जो है वो कभी भी अप्रिशिएट करते हैं या इनको कभी भी जो है खान साहब ने हमने नहीं कहा कि हम उनके किसी फैमिली मेंबर को जो है किसी उस पर देखिए, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री चेक कर लीजिए, खान साहब की फैमिली का कोई भी बंदा जो है वो हमारे किसी पार्टी ओहदे पे जो है वो बिल्कुल मौजूद नहीं है और किसी तरह की कोई फैमिली की इंटरफेरेंस जो है वो हमारी पार्टी के किसी मामले में नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया सिमाबिया ताहिर साहिबा से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी कल अल्लाह ने के बाद।